दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। हम जानेंगे नियुक्ति की इस प्रक्रिया के बारे में जिसे कॉलेजियम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये सिस्टम संवैधानिक ना होते हुए भी पिछले 28 सालों से लगातार अस्तित्व में है। साल 1993 में लागू हुई इस व्यवस्था के अंतर्गत ही देश में न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन और नियुक्ति को निर्धारित किया जाता है। दोस्तों दरअसल कॉलेजियम व्यवस्था भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के नाम पर न्यायाधीशों की कुर्सी का हस्तांतरण कुछ गिने चुने परिवार के लोगों को किया जाता है। दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम का भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। यह सिस्टम 28 अक्टूबर 1993 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया था। दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ जजों का एक पैनल जजों की नियुक्ति और तबादले की देखरेख करता है और इस प्रणाली के अंतर्गत ये सिफारिश राष्ट्रपति और सरकार को भेजते हैं। अगर कॉलेजियम की पहली सिफारिश रद्द कर दी जाती है तो ऐसे में कॉलेजियम की दूसरी सिफारिश को सरकार द्वारा मानने के लिए बाध्यता होती है। लेकिन सरकार को इस सिफारिश को कब तक मानना पड़ेगा, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती और दोस्तों इसीलिए ये फाइल्स काफ़ी लंबे समय तक लटकी रहती हैं, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं हो पाती और जिसके चलते जनता को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। दोस्तों यह सब खींचातानी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि भारत की न्यायपालिका में सिर्फ कुछ घरानों का ही कब्जा रह गया है। साल दर साल इन्हीं घरानों में से आए वकील और जजों के लड़के लड़कियां ही जज बनते रहते हैं और इसी व्यवस्था को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों जिस देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक गरीब छात्र और मछुआरे का बेटा राष्ट्रपति बन सकता है, तो क्या ऐसे देश में एक नौकरानी का बच्चा जज नहीं बन सकता? कॉलेजियम लोकतंत्र पर एक धब्बा है। हमारी न्यायपालिका परिवारवाद के विचारधारा से ग्रस्त है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 80% जज सिर्फ न्यायपालिका के परिवारों से जुड़े हैं। दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था हमेशा से ही सवालों से घिरी रही है। संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है, जिसके अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा देश के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करनी चाहिए और 1970 के दशक तक ऐसा ही होता था। लेकिन आपातकाल के बाद परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई और कॉलेजियम की व्यवस्था स्थापित हो गई। आपातकाल के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति ने विभिन्न हाई कोर्ट के 16 जजों के तबादले कर दिए थे। हालांकि 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो इन सभी 16 जजों को इनके मूल प्रदेशों में फिर से वापस भेज दिया गया। लेकिन इस प्रकरण के बाद सबको यह बात समझ आ गई कि न्यायिक व्यवस्था में कार्यपालिका का हस्तक्षेप बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यहीं से इस सवाल पर विचार होना शुरू हुआ कि संविधान में जजों की नियुक्ति और तबादले के लिए राष्ट्रपति या केंद्र सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की जो व्यवस्था दी गई है, उसमें परामर्श शब्द के क्या मायने हैं उसे समझा जाना बहुत ही जरूरी है। क्या राष्ट्रपति यह परामर्श मानने के लिए बाध्य है? यदि नहीं है तो किन परिस्थितियों में? दोस्तों इसी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने 3 अलग अलग फैसलों में तलाशने का प्रयास किया और जिन्हें 3 जजेज केस कहा गया। दोस्तों इन 3 मामलों में से दूसरा मामला था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। इस मामले को सेकंड जजेज केस कहा गया और कॉलेजियम व्यवस्था की असल शुरुआत इसी मामले के बाद हुई थी। दोस्तों इस मामले के बाद से जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका लगभग खत्म सी हो गई और फिर थर्ड जजेज केस के बाद जो कॉलेजियम ने अपना वो स्वरूप लिया जो आज अस्तित्व में है। दोस्तों इस व्यवस्था में जजों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार जजों के ही पास होता है और इस अधिकार को चुनौती देने या इस पर नियंत्रण रखने की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि इस पर लगाम लगाया जा सके। यही कारण है कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता की भारी कमी है। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में यह बात लगातार उठती रही है कि इस व्यवस्था में नियुक्ति का कोई तय आधार नहीं है। नियुक्तियां अक्सर व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर यहाँ की जाती हैं। पूर्व जजों के बच्चे, भाई भतीजे या उनके ही परिवार के लोग इन नियुक्तियों में जजों की काबिलियत और उनका अनुभव, काम और निष्ठा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को
नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कॉलेजियम व्यवस्था पर आज से ही नहीं बल्कि इसकी शुरुआत से ही सवाल उठे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इस व्यवस्था को परखने के लिए जस्टिस वेंकटचलैया आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त कर NAJC यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन की सलाह दी। लेकिन 2004 में UPA सरकार बनने के बाद वेंकटचलैया आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई, यानी कि उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 2004 से 14 तक देश की सत्ता में UPA की सरकार रही और इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया। लेकिन 2014 में मोदी सरकार ने आते ही प्राथमिकता से कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके इसकी जगह NJAC के गठन का मन बनाया। इसके लिए संविधान में संशोधन भी बहुत ही जल्द कर लिया गया और संसद के दोनों सदनों के साथ देश भर के 20 राज्यों ने NJAC को पास भी कर दिया। NJAC 6 सदस्यों का एक आयोग था जिसका अध्यक्ष देश के मुख्य न्यायाधीश को होना था। इसके अलावा इस आयोग में सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, देश के कानून मंत्री और 2 गणमान्य नागरिक शामिल किए गए थे। इन 2 गणमान्य नागरिकों का चुनाव प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की एक समिति को मिलकर करना था। दोस्तों, NJAC में यह भी व्यवस्था थी कि यदि इसके ऊपर कोई भी 2 सदस्य किसी नियुक्ति पर आपत्ति करता है तो वह नियुक्ति रद्द हो सकती थी। NJAC का यह गठन हो चुका था, लेकिन इसकी पहली बैठक से पहले ही इसकी संवैधानिकता को चुनौती दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया। इस फैसले के साथ ही कॉलेजियम व्यवस्था फिर से लागू हो गई। लेकिन NJAC को असंवैधानिक घोषित करने वाली पीठ में जस्टिस चेलमेश्वर भी शामिल थे, जिन्होंने बहुमत से अलग फैसला दिया और इस पक्ष में उन्होंने यह कहा कि NJAC ही न्यायिक नियुक्तियों का सबसे अच्छा विकल्प है। उनके इस फैसले को काफी सराहना मिली और आज भी कानून के कई जानकार यह बात मानते हैं कि न्यायिक नियुक्तियों का अस्थायी समाधान NJAC में किए जाने वाले वही बदलाव हो सकते हैं जिनका जिक्र जस्टिस चेलमेश्वर ने अपने फैसले में किया था। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 312 में IAS, IPS और IFS की तरह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना का उपबंध करने की बात कही गई है और इसके लिए 1976 में संविधान का 42वां संशोधन भी किया गया, लेकिन आज तक AIJS का गठन नहीं हो पाया। दोस्तों, अन्य सेवाओं की तरह इसका भी गठन हो जाए तो जजों का मेरिट के आधार पर चयन होने लगेगा और सभी वर्गों को भी समुचित प्रतिनिधित्व मिलने लगेगा, जिससे हमारी जुडिशरी को भी विवाद रहित योग्य जज उपलब्ध होने लगेंगे। फिर कोई हमारी जुडिशरी की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उंगली नहीं उठाएगा। जनमानस को भी जुडिशरी की पारदर्शिता दिखने लगेगी। लेकिन विगत 70 सालों में इस संबंध में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया और ना ही होने दिया। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें।